चलो बेटा, एक बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। इसको कर लो, इसके जैसा फिर एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी दूंगा, वो भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार कर लो पहले। ये इस एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की वायर है, ये स्टील वायर है, और ये क्या है, ये रिजिड वायर है। रिजिड का मतलब मैंने आपको बताया था, रिजिड का मतलब मैंने आपको बताया था कि रिजिड इज़ अ थिंग जिसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होता भैया, उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आता। रिजिड इज़ अ रिजिड, रिजिड के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। उसके अंदर कोई डिफरेंस, मतलब इसके अंदर तो कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो इट इज़ अ रिजिड वार्ड। यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है 200 किलो न्यूटन का, ठीक है। एंड अगर मैं पहले बताऊँ कि ये मान लो आपका है ए बी सी, तो ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के। एरिया की बात करूँ तो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम वायर, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम एंड ई ऑफ एल्यूमिनियम, एरिया ऑफ स्टील वायर, एल ऑफ स्टील वायर एंड ई ऑफ स्टील वायर। ये हो गया 4 mm स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 mm स्क्वायर, ये हो गया 4 मीटर, ये हो गया 6 मीटर, ये हो गया 7/4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हो गया 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इतना दे दिया मैंने। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ, एक तो डिटरमाइन डिटरमाइन द लोड टेकन बाय द वायर, लोड टेकन बाय ईच वायर, लोड टेकन बाय ईच वायर। सेकंड क्या कह रहा है, डिटरमाइन द स्ट्रेस इन द वायर, डिटरमाइन द स्ट्रेस इन ईच वायर। क्या क्या पूछा है, लोड टेकन बाय द ईच वायर एंड डिटरमाइन द स्ट्रेस इन ईच वायर। देखो अभी यूट्यूब वीडियो है तो मैं खुद ही करता जा रहा हूँ सॉल्व, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन को, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, हैव योर माइंड इनटू द क्वेश्चन, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ तो आपसे होना चाहिए। हो जाएगा तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूँ, इसमें कुछ इशू नहीं है। आई कैन क्रैक द एग्जाम, आई कैन गो टू IIT, आई कैन डू द एमटेक, आई कैन डू, मतलब जो मुझे करना है मैं वही कर सकता हूँ, जो ब्रांच पकड़नी है पकड़ सकता हूँ। अप्लाइड अप्लाइड मैकेनिक्स पकड़ सकता हूँ जाके, मशीन डिज़ाइन, कैड कैम, रोबोटिक्स जो पकड़नी पकड़ सकता हूँ, अच्छा खासा पैकेज ले सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मैं कहता हूँ यार, आजकल लोगों के अंदर ना बड़ी मेंटेलिटी ख़राब होगी, सबको ESC गेट और ये सब करना है। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ESC गेट से एक आसान ऑप्शन है, IIT चले जाओ और बढ़िया पैकेज ले लो, एमटेक में अच्छा पैकेज ले लो, एक बड़ा अच्छा ऑप्शन दिखता है मुझे। लेकिन ये अगर ऑप्शन आपको लेना है ना, तो बीटेक के तुरंत बाद लो, गैप तो लेना ही नहीं है इस चीज़ में, इस चीज़ के लिए तैयारी वैयारी नहीं करनी, सिर्फ कॉलेज में तैयारी करनी है और निकाल के IIT चले जाना और नाम कर देना कि भाई हम तो IIT पहुँच गए। जितने प्राइवेट कॉलेज वाले हो ना, मैं बता रहा हूँ, मैं प्राइवेट कॉलेज से हूँ और ऐसे कॉलेज से हूँ, नाम नहीं सुना होगा, ठीक है ना। तो रैंक आती है, रैंक भी आती है और पढ़ाई भी होती है। चलो फंडे बहुत हो गए, क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में जो बार है वो तो रिजिड है, एल्यूमिनियम। अब देखो, लोड लगा हुआ है सेंटर में, एकदम सेंटर में कैसे पता चला, AB और BC का लेंथ दे दिया उसने इक्वल, AB और AC का लेंथ दे दिया जो गिवन होता है ना, सॉरी AB और BC, AB और BC का गिवन। इससे पता चलता है कि लोड सेंटर में लगा हुआ है, एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम वायर्स हैं उनके ऊपर लोड बराबर आएगा, ये मैं कह सकता हूँ। अगर लोड यहाँ कहीं लगा होता तो शायद एल्यूमिनियम ये वाला ज़्यादा लॉन्ग होता, ये कम होता, लेकिन लोड लगा हुआ सेंटर में, एकदम सेंटर में। अगर मान लो ये बार है, इसको मैंने एल्यूमिनियम बार, एक एल्यूमिनियम से बांध दिया यहाँ से, जैसे मैं यहाँ से स्टील से बांध दिया और बीच में लोड लगाया, तो ये पूरे लोड को ऐसे खींचेगा। अब किसे खींचेगा, लेकिन कायदे से क्या होता है, ये बैंड हो जाता है ऐसे करके। अगर ये रिजिड नहीं होता तो ये ऐसे बैंड हो जाता, कैसे, ये देखो यहाँ पे देखो, ये ऐसे बैंड हो जाता है, ये बार ऐसे नीचे आता, थोड़ा थोड़ा तो नीचे आता, ये यहाँ इतना नीचे आ गया और ये थोड़ा बैंड में था, लेकिन ये रिजिड नहीं है, ये रिजिड, सॉरी ये रिजिड है। तो क्या होगा, रिजिड अगर है तो ये मूव करके ये कुछ यहाँ आ जाएगा, ये बार यहाँ आ जाएगा, और एल्यूमिनियम का एलोंगेशन हो जाएगा डेल्टा ऑफ एल्यूमिनियम, स्टील का एलोंगेशन हो जाएगा डेल्टा ऑफ स्टील, और एल्यूमिनियम इसका भी हो जाएगा डेल्टा ऑफ एल्यूमिनियम। अब मेरे क्वेश्चन में कितने अननोन है, अननोन कितने हैं, जितने अननोन उतनी क्वेश्चन चाहिए,
कॉम्पैटिबिलिटी ये कहती है कि भैया अगर आप किसी को सॉल्व करना है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कैसे सॉल्व होगा, वो तभी सॉल्व होगा जितने अननोन हैं उतनी इक्वेशंस हो। अब अननोन कितने हैं, एक तो डेल्टा एल्यूमिनियम अननोन है, एक डेल्टा ऑफ स्टील अननोन है, दो अननोन है, मुझे दो इक्वेशन चाहिए। टू अननोन, आई रिक्वायर्ड टू इक्वेशंस। ठीक है, अब टू अननोन टू इक्वेशंस, टू अननोन टू इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी अगर मैं डेल्टा ऑफ, अब अगर अब देखो ये बार जो है नीचे चल के आया है पूरा इतना डिस्टेंस, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि डेल्टा ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ स्टील। ये तो हो गई मेरी कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, डेल्टा ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू डेल्टा ऑफ स्टील। कोई इशू नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। बहुत अच्छे समझाया कि बार रिजिड है, बेंड नहीं हो सकता, बार सिर्फ नीचे जाएगा और दोनों एंड्स पे एल्यूमिनियम लगा हुआ है, तो एक एंड से जितना नीचे जाएगा उतना ही एंड दूसरी जाएगा। अगर लोड सेंटर में लगा हुआ है तो, अगर लोड इधर उधर कहीं होता तो एक तरफ ज़्यादा झुकता है, एक तरफ बहुत होता है। ये मैं आपको देखो, अरे इसका बहुत ही मतलब बेसिक सा एग्जाम्पल बताऊँ तो आपको ये है कि आप किसी मतलब किसी भी चीज़ को आप दो एंड से खींचो, दो एंड से खींचो, दोनों साइड से बराबर नीचे आएगी। लेकिन अगर वही लोड आपने दो एंड की जगह बीच में लगा दिया तब भी वो बराबर ही नीचे आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक साइड से झुक जाएगी, एक साइड से झुक सकती है अगर लोड सेंटर में नहीं है तो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, ऑलवेज ट्राई दैट समेशन ऑफ फोर्सेज इन आइदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन विल बी इक्वल। हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेज विल बी इक्वल। तो मैं कह सकता हूँ समेशन ऑफ, अब इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई लोड है ही नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में समेशन ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन में, ये होगी मेरी सेकेंड। आप कहोगे सर जीरो को होगा, क्यों होगा, समेशन समेशन ऑफ जीरो क्यों होगा, समेशन जीरो इसलिए होगा कि फाइनली द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। जब अपने अपने एंड पॉइंट पे आ जाएगी, यहाँ पर खड़ी हो जाएगी बॉडी आके, तो स्टेबल हो गई ना, मूव थोड़ी कर रही है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी जगह बैठ गया इसका मतलब मेरे ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम कितना हो गया, जीरो। अगर मैं चल रहा हूँ इसका मतलब क्या है, मेरे अंदर मोमेंटम है, आई ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन मी आर नॉट जीरो। A body is moving, it means it have net forces. A body is static, it means the net forces is zero. मैकेनिक्स का पहला रूल। अब डेल्टा वी अगर ज़ीरो है तो हम कह सकते हैं ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस यहाँ अगर बनाएं, तो अब इस बार का हम एफ बना लेते हैं। यहाँ पे ये बार का अगर मैं एफ बनाऊँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा पी इन एल्यूमिनियम, ये भी हो जाएगा पी इन एल्यूमिनियम, जो वायर के अंदर फोर्स है, वायर के अंदर लोड लगा हुआ है, ये हो जाएगा पी इन स्टील, और यहाँ हो जाएगा 200 किलोमीटर का लोड। तो इसकी जो इक्वेशन बन गई वो होगी 2 टाइम्स ऑफ पी ए एल प्लस पी ऑफ स्टील इक्वल टू 200 इंटू 1000 न्यूटन। ये हो गया वन, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगी, कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन से। डेल्टा ऑफ एल्यूमिनियम किसके बराबर है, डेल्टा ऑफ स्टील के। एल्यूमिनियम में कितना लोड है, पी ऑफ एल्यूमिनियम, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ दी है मैंने क्वेश्चन में, हाँ दी है, लेंथ वाले ने 4 मीटर, 4 मीटर है। मैं स्टैंडर्ड वैल्यूज स्ट्रेंथ मटेरियल में न्यूटन और एमएम होती हैं, 4 एमएम कर लेते हैं। एरिया कितना है, एरिया एरिया उनका 4 एमएम स्क्वायर, और ई कितना है एल्यूमिनियम का, ई है 7/4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब ये एमएम स्क्वायर से एमएम स्क्वायर गया, बचा इधर एमएम, वो एमएम उधर से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर डेल्टा ऑफ स्टील, डेल्टा ऑफ स्टील में पी ऑफ स्टील इंटू एंड पी ऑफ स्टील। अब स्टील का लेंथ कितना है, 6 है, 6 इंटू 1000 इंटू एमएम। इसका एरिया कितना है, एरिया, अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 2 mm स्क्वायर इंटू, इसका ई का वैल्यू है 2 × 5 न्यूटन स्क्वायर। स्क्वायर से एम स्क्वायर गया, ये एम से ये एम उड़ गया। कुल मिला के जो पी ए एल यहाँ से आ जाएगा वो आपका आएगा, पी ए एल का जो वैल्यू आएगा आपका, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, तो निकाल ही लेते हैं। हाँ, 4 PL अपॉन ये 4 × 7 हो जाएगा 6 PST अपॉन 4 × 10। इधर अगर 4 है तो 5 है, तो एक बच जाएगा 10 यहाँ पे, ये 4 से ये 4 उड़ा दिया। पी ए एल इक्वल टू आ गया 6 × 7 अपॉन 4 × 10 PST। यहाँ से अपन करें इसको थोड़ा और, 21/20 PST। ठीक है,
अब इसको पुट करेंगे अपन इसमें इक्वेशन 1 में। अगर इसको इक्वेशन 1 में पुटिंग इन इक्वेशन 1 में अगर आप पुट करोगे तो आप पी एल की वैल्यू निकाल लोगे और पी एस टी की वैल्यू निकाल लोगे। कितनी कितनी आ जाएंगी आपकी पी एल पी एस टी वैल्यू? 67.74 किलो न्यूटन, तो ये आ जाएगी पी एल, और एस टी आ जाएगी 64.516 किलो न्यूटन। ये तो आपके आगे लोड। अब स्ट्रेसेस भी पूछे हैं, स्ट्रेसेस निकालने के लिए क्या करना है आपको? पी बाई ए, स्ट्रेसेस इन एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू पी ऑफ एल्यूमिनियम बाई एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। ये हो जाएगा 67.74 इंटू 1000, ये हो गया न्यूटन। एरिया एल्यूमिनियम का एरिया कितना है? एरिया है एल्यूमिनियम का 4 mm स्क्वायर, 4 mm स्क्वायर। इसको आप डिवाइड करोगे तो स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम हो जाएगी 16935 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं 16935 मेगा पास्कल। सिमिलरली सिग्मा ऑफ स्टील हो जाएगा पी ऑफ स्टील अपॉन एरिया ऑफ स्टील, और एरिया ऑफ स्टील है 64.516 अपॉन 2 mm स्क्वायर। ये आ जाएगा 32258 मेगा पास्कल। क्लियर? ये हो गया आपका। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, शायद गेट वगैरह में किसी में पूछा है इसको, तो यू कैन सी दैट कि इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, नथिंग मच। बस दो इक्वेशंस लगानी है, इक्वलाइज करना है। इसको आपको एक तो वर्टिकल डायरेक्शन फोर्सेस का समेशन जीरो करना है, दूसरा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन में आपको ये देखना है कि या तो इलोंगेशंस कहीं ना कहीं बराबर हो रहेंगे या कोई रिलेशन निकल रहा होगा इलोंगेशंस में, तो उससे क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ थोड़ा होमवर्क के लिए, ये आप घर पे ट्राई करें जरूर। आप जब भी फ्री हो रहे हो कॉलेज वॉलेज में कहीं भी, तो आप इसको ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, दिस इज rod, rigid rod. This is a steel wire. This is an aluminum wire. This point is Bombay, Chennai, Delhi. E point, A point. This is a rigid wire. Now a load is acting here of 60 kilonewton. अब ये बोल रहा है कि 60 न्यूटन की लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है। अब आप मुझे बताओ कि लोड एक तो एल्यूमिनियम और स्टील में कितना लोड होगा, ये आप मेरे को बताओ। क्या बताना है कि पी ऑफ एल कैलकुलेट करना है और पी ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? पी ऑफ एल एल्यूमिनियम में कैलकुलेट करना, स्टील में। ये दे रखा है कि ये जो एफ पॉइंट है बी एफ इक्वल टू एफ सी, मतलब ये लोड बीच में लग रहा है एकदम, कहीं ना कहीं यूज आएगा ये आपके ये। अब जो अब मैं आपको गिवन क्या क्या ए बी में दे रखा है 2 मीटर है, बी सी भी 2 मीटर है, एरिया ऑफ स्टील 1 mm स्क्वायर है, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो 2 mm स्क्वायर है, ई ऑफ स्टील जो है वो आपका 2.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, दूसरा ई ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो है आपका 7 × 1/4 न्यूटन पर mm। ये आपके गिवन है, आपको लोड निकालना है। लोड आ जाएगा, इसमें दो कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक इक्वेशन हो जाएगी मूवमेंट की। ये देखो हिंज पॉइंट जब भी हो वो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। कैसे? मान लीजिए ये हिंज कर दिया मैंने यहाँ से, अब हिंज कर देंगे ना तो ये इसका वर्टिकल मोशन रिस्ट्रिक्ट कर लेगा, हॉरिजॉन्टल मोशन रिस्ट्रिक्ट कर लेगा, लेकिन कौन सा मोशन रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा? ऐसे, जैसे आप इसको छोड़ोगे ये नीचे आ जाएगा ये करके। ये यहाँ से फिक्स्ड है, फिक्स मतलब ये इसको नीचे नहीं जाने दे रहा या इसको आगे नहीं जाने दे रहा, बट ये इसको ऐसे रोटेट होने देगा। ये यहाँ से ऐसे रोटेट हो सकता है इजीली, ठीक है? तो एक तो मोमेंट ए पे जीरो कर देना। दूसरा दूसरा ये जब बार इलोंगेट होगा तो ये रिजिड है, ये ऐसे तो हो नहीं सकता, ऐसे तो होगा नहीं। कैसे होगा फिर? ऐसे तो होगा नहीं ये फिर ऐसे होगा elongate, ऐसे। तो अब मैं कहूँ डेल्टा ऑफ एल्यूमिनियम ये होगा, डेल्टा ऑफ स्टील ये होगा। अब ट्रायंगल लॉ से आप दिस अपॉन दिस करके आप इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। डेल्टा एल्यूमिनियम और डेल्टा स्टील को इक्वलेट करके पी ऑफ एल्यूमिनियम और पी ऑफ स्टील में रिलेशन निकाल लेना, मूवमेंट वाली इक्वेशन उसको पुट कर लेना, और आपका जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ आंसर कितना आएगा आपका, ठीक है? आपका जो आंसर आएगा वो आएगा पी ऑफ एल्यूमिनियम, ये आपके आंसर्स हैं, पी ऑफ एल्यूमिनियम और पी ऑफ स्टील ये आएगा 12.85 किलो न्यूटन और ये आएगा 38.57। निकाल लेना है इसको, कभी भी आपको टाइम मिले तो कर लेना इसको। लेक्चर खत्म होगा, ट्राई दिस। मैंने बेसिक आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गेट में आया था, गुड क्वेश्चन।
आई विल नॉट से इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, बट इट इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ही विल बी एबल टू दैट क्वेश्चन, able to do that question in exam. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक फिक्स्ड है, यहाँ से एक बार है ऐसे करके, और इस पे एक पी लोड लगा हुआ है, पी लोड लगा हुआ कितना, 10 किलो न्यूटन का। तो इसका एरिया जो है वो है 100 mm², एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका जो ये पॉइंट x इक्वल टू 0 पे है, ये x इक्वल टू 1 मीटर पे है। इसमें एलोंगेशन निकालना है बार में। गिवन दैट जो इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो क्या है, 100 e⁻x गीगा पास्कल, 100 e⁻x गीगा पास्कल। ये इसका जो मॉडुलस इलास्टिसिटी है ये वेरी कर रहा है x के साथ, और x 0 से 1 मीटर जा रहा है। क्लियर है? अब अगर नॉर्मली लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि यार सर ई अगर x के साथ वेरी कर रहा है तो x इक्वल टू 1 मीटर पे निकाल लो, ई का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन वो 1 मीटर पे आएगा, पूरे बार का ई का वैल्यू कैसे आएगा? तो कुछ कहेंगे सर इंटीग्रेट कर लो ई एक्स को। नहीं, ई एक्स को इंटीग्रेट करने से क्या बार का आ जाएगा? नहीं। अगर डिफरेंट पॉइंट्स पे प्रॉपर्टीज दे रखी है तो सारी प्रॉपर्टीज को इंटीग्रेट करके हम पूरे बार की प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं? कभी नहीं। किसी भी प्रॉपर्टी को इंटीग्रेट करके एक क्यूमुलेटिव सम की प्रॉपर्टीज नहीं निकाली जा सकती। फिर क्या करें? लेकिन हमको ये पता है, हम पढ़ चुके हैं कि कभी भी अगर कॉम्पोजिट बार था उसमें एलोंगेशन हम समेशन करते थे, एलोंगेशन का सारा एलोंगेशन आ जाता था। अगर हम ये मान लें, अगर हम ये मान लें ये जो बार है ये भी समेशन है बहुत छोटे छोटे कॉम्पोजिट, बहुत छोटे छोटे बार्स का, बहुत छोटे छोटे बार्स का ये एक एक समेशन है। मतलब ये जो बार है टोटल, ये बहुत छोटे 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 बार्स का समेशन है। अगर इनमें सब बार्स का डेल्टा एल, जो इनका छोटा छोटा जो इलोंगेशन होगा सब में डेल्टा एल होगा, डेल्टा एल वन, डेल्टा एल टू, डेल्टा एल थ्री। अगर इसमें डेल्टा एल को 0 से एल तक इंटीग्रेट कर दूं, क्या मेरे को एल निकल आएगा, एल टोटल? बिल्कुल आ जाएगा। कंपोजिट बार में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, क्योंकि 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 उसमें ई कांस्टेंट रहता है, इसमें ई कांस्टेंट नहीं है, एरिया कांस्टेंट है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हम इस बार में एक छोटा सा dx लेंथ पे एक छोटा सा सब बार ले रहे हैं, एक dx लेंथ का x डिस्टेंस पर एक क्रॉस सेक्शन काट रहे हैं। अब मैं कह सकता हूं कि इस क्रॉस सेक्शन का जो डेल्टा एल होगा वो होगा p, जो इस पर लोड लगा हुआ है दोनों साइड p तो p है, p तो कांस्टेंट है, p वेरी नहीं कर रहा है। p dx इसकी लेंथ है, एरिया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू इसका e एट x, या एक्स एक्स कह सकते हैं। ओके, अब इस डेल्टा एल को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं 0 टू एल, तो क्या मेरे को डेल्टा एल मिल जाएगा टोटल। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकल आएगा, p का वैल्यू कितना है, 10 इंटू 1000, p का वैल्यू। ठीक है, dx क्या है, dx तो dx है। p एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 100 mm²। यूनिट जरूर लिखें जिससे समझ में आएगा आपको क्वेश्चन में कि कैसे यूनिट्स के साथ कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है। ई कितना है, ई दे रखा है 100 इंटू ई रेस्ट माइनस गीगा पास्कल। अब देखो मैं सारी वैल्यू न्यूटन एम में ले रहा हूँ, तो इसको भी एम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 100 इंटू ई रेस्ट माइनस एक्स इंटू 9 पास्कल, या फिर लिख सकता हूँ 100 ई रेस्ट माइनस एक्स इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 पास्कल। ठीक है, 100 ई रेस्ट माइनस एक्स इंटू 10⁻³ और ये क्या हो जाएगा, मेगा पास्कल, या फिर न्यूटन पर mm²। ठीक है, इसको यहाँ लिख दो 100 ई रेस्ट माइनस एक्स इंटू 1000। अब देखो इस कुल मिला के ये आ गया आपका न्यूटन पर mm² में। ठीक है, ये mm² से mm² कैंसिल हो गया, ये वैल्यू जो है ये किसमें है, न्यूटन में है, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया। अब इस डेल्टा एल का यूनिट क्या निकल के आएगा, डेल्टा यूनिट एल का यूनिट वही निकल के आएगा जो dx का यूनिट होगा, जो आप dx को रखोगे। dx का यूनिट क्या है, 0 से 1 मीटर। मतलब डेल्टा एल किसमें निकल के आएगा, डेल्टा एल टोटल किसमें निकल के आएगा, मीटर में। समझ गए सब, क्योंकि dx का जो यूनिट होगा, जो आप x पुट कर रहे हो जिस यूनिट में, उसी यूनिट में निकल के आएगा। अब x सर कह रहे हो mm में पुट कर लो ना, x सर 0 से 1 नहीं, इस क्वेश्चन में जो x है ये x का वेरी कर रहा है, ये मीटर में है। कैसे पता मेरे को मीटर में x, क्योंकि उसने यहाँ लिख के दिया 0 से 1 मीटर।
दिमाग लगाना ही नहीं है उसको कन्वर्ट करने का। तो ये हो गया 0 से 1। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 10⁻4 है, और यहाँ पे मेरे को मिलेगा 1/1000 ई रेज़ पावर एक्स डी एक्स। ये एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स ही होता है। 0 से 1 ये आ जाएगा 2.718 -1/1000 मीटर। ये हो जाएगा 1.718 mm। 1000 को ले लिया नीचे मैंने, कर दिया। डेल्टा एल टोटल। बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ओके, अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। इन सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप मेरे से इंस्टाग्राम पे ले सकते हैं। मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की अमित डॉट शर्मा, आई गेस .शर्मा.71, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन फेसबुक अमित शर्मा। माई रैंक वॉज 27th। however you will not see on this Instagram. You will see me. I think my profile is public, so you can directly send me the message. Send me the photo of the question कि सर इसका आंसर नहीं निकल रहा है। Tell me इसका आंसर कैसे आएगा। I'll send you the solution. अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है, I'll tell you कि कब कॉल कर सकते हो। I'll contact with you, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और else I'll make the another video if this question is not solved. Okay, ये क्वेश्चन कैसे है। ये एक वायर है जिसके थ्रू ये 50 किलोमीटर का लोड लटका हुआ है। ये 3 मीटर है। ये ए सपोर्ट है, ये बी पॉइंट है, ये पुली है, एक पुली मासलेस है। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, डिटरमाइन फर्स्ट स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग। ठीक है। अब एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो चाहिए था स्ट्रिंग का आपको, तो वो हो जाएगा आपका 0.2 × 0.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेस निकालना है, फोर्स बाई एरिया। स्ट्रिंग में आप पी निकाल लेना पहले, फिर आप स्ट्रेस निकाल लेना पी बाई एरिया करके। एक चाहिए बेंडिंग मोमेंट एट ए, तो ये जो पी आई आपका P×3 हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट। और आपको चाहिए शियर फोर्स एट ए, तो आप वर्टिकल रिएक्शन निकाल लेना, वो आ जाएगी शियर फोर्स। इनके आंसर्स मैं आपको सारे बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। इनके आंसर्स आएंगे, स्ट्रेस आएगी आपकी 1.25 मेगा पास्कल। ठीक है, स्ट्रेस। और आपकी बेंडिंग मोमेंट आएगी 150 किलो न्यूटन मीटर, और ये आएगी 50 किलोमीटर। 50 किलो न्यूटन। ये आप कर लेना क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई डोंट थिंक कि इसमें ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, हो जाएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। बस थोड़ा सा कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनडिटर्मिनेट बीम्स, एक्सियल लोडिंग डायग्राम फॉर इनडिटर्मिनेट बीम। अभी तक हम डिटर्मिनेट पढ़ रहे थे। डिटर्मिनेट कैसे पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एक बार है जो एक तरफ से फिक्स है, तो एक ही तरफ रिएक्शन आ रही है आर ए। इसको निकालने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए। नंबर ऑफ इक्वेशंस टू सॉल्व इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। जितने अननोन वेरिएबल होंगे, इसमें एक ही अननोन वेरिएबल है, तो आपको एक इक्वेशन चाहिए थी, तो आप इक्वेशन हो जाती थी फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू 0। मान लो ये पी लोड लगा हुआ है या 3P लगा हुआ है, तो आप ये लगा के यहाँ से आर ए निकाल सकते थे। दिस इज अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अब ये हो गया एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ये पी लोड लग गया, यहाँ 3P लोड लग गया, यहाँ एक आर ए फोर्स आएगी, यहाँ एक आर बी फोर्स आएगी। अब भाई साहब आर ए भी निकालना है और आर बी भी निकालना है। अब चाहिए दो इक्वेशन, और इक्वेशन एक ही है, समेशन फोर्स इक्वल टू 0। समेशन फोर्स इन द डायरेक्शन 0, ये किसी काम की इक्वेशन नहीं है, ये काम की इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, ये हो गया इंडिटरमिनेट। इसके चलिए चाहिए कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। वो क्या होती है कल बताऊंगा। कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन से इसको सॉल्व करोगे, और एक बताऊंगा शॉर्टकट तरीका। आर बी निकाल दोगे 10 सेकंड में, 10 सेकंड लगेंगे शॉर्टकट तरीके से निकालने में। शॉर्टकट तरीके से 10 सेकंड लगेंगे। ये क्वेश्चन आया मान लो 2 नंबर में, एग्जामिनर ने सोचा 2 नंबर में कंपैटिबिलिटी लगाएगा बंदा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस भी लगाएगा, इसको जीरो करेगा, तो क्या नाम है, उससे आंसर निकलेगा। सॉरी, इसमें हॉरिजॉन्टल वाला काम आएगा, वर्टिकल वाला काम नहीं आएगा, ये मैंने गलत बता दिया। यहाँ पे वाला काम आएगा, वर्टिकल वाला काम नहीं आएगा। वर्टिकल तो ये हो गया ना, ये डायरेक्शन, इसको कोई काम मतलब नहीं, हॉरिजॉन्टल का काम आएगा। कंपैटिबिलिटी से कैसे 10 सेकंड में इनकी आर और आर भी निकाल सकते हो, वो भी बताऊंगा। जिनको पता है ऑल द बेस्ट, जिनको नहीं पता है मैं बताऊंगा कैसे करते हैं।
ये पढ़ेंगे हम कल से। अभी तक का इतना क्लियर, रिवाइज इट, डू ऑल द क्वेश्चंस। देखो यार, निकालना एग्जाम तो डू ऑल द क्वेश्चन विद पैशन, पैशन शुड बी फॉलोड। गेट के क्वेश्चंस को करो, ईएससी क्वेश्चन करो, जितना पढ़ा दिया सारे क्वेश्चन उड़ा दो, सोचो मत। एक्सियल लोडिंग डायग्राम में जितने क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपसे, इंडिटरमिनेट और पढ़ लेते हैं, फिर सारा एक साथ कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक